नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लगभग 4 संप्रदाय के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें से संरचनावादी संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, प्रकार्यवादी संप्रदाय, फिर व्यवहारवादी संप्रदाय और गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। आज हम लोग नए संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी विद रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। यानी कि हमने कुल 4 संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया था कि कुल इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी टोटल 6 हैं, और जिसमें से हमने 4 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले वो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय है, यानी कि स्कूल, यानी कि साइको एनालिटिक स्कूल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह बहुत ही फेमस शब्द है मनोविश्लेषण, और इसके जो क्या कहते हैं प्रतिपादक हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड अपने आप में बहुत ही फेमस नाम है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय जिसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कौन थे? तो एक शरीर विज्ञानी थे, चिकित्सक थे, मनोचिकित्सक थे। इन्हें मनोविश्लेषणवाद भी कह सकते, क्योंकि ये मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। एक चिकित्सक भी थे, और मनोचिकित्सक और शरीर विज्ञानी भी थे। इन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, वो 2 तरह का होता है, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल, या फिर संरचनात्मक मॉडल। इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ व्यक्तित्व के बारे में, या फिर आप कहो कि मनोविश्लेषण के बारे में, उसके 2 पार्ट को बताया था, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक या फिर संरचनात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व को मानसिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। समझने के अनुसार इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझने व आकारित करने का आधार हिमखंड। जैसे कि हमने हिमखंड के बारे में पहले भी चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने जो अचेतन मन होता है उसकी जो तुलना एक हिमखंड से की थी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है कि कई सारी चीज़ों का उसमें समावेश होता है, इसीलिए। और हिमखंड को उन्होंने 3 भागों में बांटा था, चेतन, अर्धचेतन या फिर अचेतन। चेतन जो है वो 1/10 यानी कि लगभग 10%, अर्धचेतन को उन्होंने 0% माना था, और अचेतन को वो 9/10 यानी कि पूरे 90% मानते हैं। और लगभग कि वो उन्होंने कहा था कि जो उनका चेतन अवस्था होता है ना, वो कोई भी व्यक्ति अपनी चेतन अवस्था का 10% ही यूज़ करता है, और अचेतन अवस्था में लगभग 90% चीज़ें होती हैं। और हिमखंड के बारे में जहाँ चर्चा की गई थी, उसमें अचेतन के बारे में ही बताया गया था कि वो एक हिमखंड के समान है, जिसमें जो आपको जो दिखता है वो आपका चेतन होता है, और जो छुपा रहता है, जो पानी में डूब जाता है, वो आपका अचेतन होता है। और अर्धचेतन को तो उन्होंने 0% माना था, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने जो मुख्य बातें बताई थी, चेतन में सामान्य व्यवहार होता है, और अचेतन जो होता है असामान्य व्यवहारों का कारण होता है। यानी कि इसमें असामान्य हमारी इच्छाएं, असामान्य व्यवहार, दमित इच्छाएं, जो भी हमारी मानसिक विकृति है, मानसिक क्रूरता है, या फिर जो बहुत ही अच्छी बातें हो या फिर ख़राब बातें हो, दुख हो, सुख हो, या फिर गंदगी हो, या फिर बुरी बातें हो, सब हमारे अचेतन में छुपी हुई रहती हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो चेतन या अवचेतन या अर्धचेतन को उन्होंने हिमखंड का एक स्वरूप कहा था, और इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि अगर हम पानी में किसी बर्फ़ के टुकड़े को रख देते हैं, जो डूब जाता है वो हमारा अचेतन अवस्था है, और जो दिखता है वो हमारा चेतन अवस्था है। तो जब भी आप देखोगे ये प्रयोग करके, तो जो दिखता है ना वो बहुत कम दिखता है। पानी में जो आप किसी बर्फ़ को रखोगे ना, तो बहुत कम दिखेगा, और आधा से अधिक वो डूब जाता है। तो वही जो डूबता है वो अचेतन अवस्था, जिसमें असामान्य व्यवहारों का यह कारण होता है। अचेतन के जनक कौन है? तो फ्राइड है। ठीक है,
मनोरोगियों के उपचार हेतु उनके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मनोविश्लेषणवादी यानी अचेतन सिद्धांत के आधार पर किया गया, जिसमें वो करते थे, जिसमें कि 3 तरह की विधियों का उन्होंने चर्चा की है। सम्मोहन विधि, मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। यानी कि अचेतन के बारे में उन्होंने जो रोगियों के इलाज के लिए सिगमंड फ्राइड ने 3 तरह की विधियों का वर्णन किया है, जिसमें सम्मोहन विधि आती है, मुक्त साहचर्य विधि आती है और स्वप्न विश्लेषण विधि आती है। इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट यही है कि सिगमंड फ्राइड कौन थे, तो एक शरीर विज्ञानी चिकित्सक मनोचिकित्सक विश्लेषणवादी के जनक थे। उन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। और आकारात्मक मॉडल है जिसमें मानसिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और जिसे हम हिमखंड से जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसमें चेतन 1/10 यानी 10% और अचेतन 90% उन्होंने कहा था। जहाँ पे सामान्य व्यवहार की चर्चा होती है, अचेतन जहाँ पे असामान्य व्यवहार का कारण होता है। और साथ ही साथ मनोरोगियों के उपचार हेतु उन्होंने 3 प्रकार की विधियों का वर्णन किया, सम्मोहन, मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल व्यक्तित्व का इन्होंने 3 व्यक्तित्व के इन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं, जिसमें ईदम, ईगो, ईद, ईगो और सुपर ईगो। यानी कि ईद को हम ईदम भी कहते हैं, ईगो यानी अहम, और सुपर ईगो यानी परम अहम। ईदम जो होता है वो यानी वो जन्मजात होता है, सुखवादी होता है, काम प्रवृत्ति वाला होता है, पार्श्विक प्रवृत्ति, इसका संबंध अचेतन से होता है। यानी कि जो भी जन्मजात होता है जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, जो काम प्रवृत्ति वाला होता है, जो पार्श्विक यानी पशु के समान प्रकृति वाला, इसका संबंध किससे होता है, तो अचेतन से होता है। इसमें बच्चे भी आ जाते हैं जो अपनी जिद को मनवाने पे जिद को मनवाना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसमें जो छोटे बच्चे थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं जो, और इनमें जन्मजात ही ऐसी भावना होती है जिसमें यह अपने ही बारे में सोचते हैं। इन्हें जब जो मिल जाता है बस उसी में खुश रहते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इनका जो बस अपने ही सुख से इनको मतलब होता है, तो यह थोड़ा सा स्वार्थी होता है। ईगो जो होता है वो बुद्धिमान, तार्किक, वास्तविक, सामाजिक होता है। इसका संबंध चेतन और अर्धचेतन दोनों से होता है, यथार्थ में होता है। ठीक है, तो ईगो का जो संबंध होता है चेतन और अचेतन दोनों से होता है। ईगो जो होता है वो बुद्धिमान होता है, तार्किक होता है, तर्क करने वाला होता है, वास्तविकता में यकीन करता है और सामाजिक रूप से सब कुछ करता है। ठीक है, और सुपर ईगो यानी कि परम अहम जो है वो आदर्शवादिता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, परोपकारिता, सामाजिकता, उदारता, इसका संबंध किससे होता है, तो सिर्फ चेतन से होता है। यानी कि इसमें जो हमारे प्रौढ़ वर्ग हो जाते हैं ना वो आते हैं। इसमें जो है ना किशोरावस्था के बच्चे आ जाते हैं और इसमें जो बालक होते हैं वो आते हैं। यानी कि ईदम जो होता है ना वो बालक आता है, और ईगो जो होता है हमारे किशोरावस्था होती है ना वो उसमें ईगो होता है, और सुपर ईगो यानी कि जो हमारे प्रौढ़ अवस्था वाले या उससे ऊपर अवस्था के लोग होते हैं उनमें इस तरह की भावना अपने आप आ जाती है कि जिसे हम सुपर ईगो कहते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में इतना ही है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग का जो लास्ट संप्रदाय है वो प्रेरकीय संप्रदाय यानी हार्मिक स्कूल भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम मैकडूगल जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इसका समय कब है, 1908 में लिखित एक बुक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसी बुक में उन्होंने हार्मिक संप्रदाय की औपचारिक शुरुआत की थी। ठीक है, इसी बुक में उन्होंने हार्मिक संप्रदाय की औपचारिक शुरुआत की थी। हार्मिक संप्रदाय की चर्चा किसमें की थी, तो एक बुक आई थी 1908 में एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसी बुक में उन्होंने हार्मिक संप्रदाय की चर्चा की थी। किसने की थी, तो विलियम मैकडूगल ने की थी। और इसके प्रेरकीय या फिर हार्मिक संप्रदाय के जनक कौन है, तो या प्रतिपादक कौन है, तो विलियम मैकडूगल। इससे पहले उन्होंने एक और बुक लिखी थी 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसके बारे में, पिछले वीडियो में बताया था। 1908 में दूसरी बुक लिखी थी, उससे पहले 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी। 1908 में लिखित बुक में उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों प्लस 14 संवेगों की विस्तृत चर्चा की है, यानी कि विस्तृत व्याख्या की है। व्यवहारवाद का संबंध किस प्रकार की क्रिया से है, उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्यमुखी से।
लक्ष्य उन्मुखी से हो है। और व्यवहारवाद के विरोध में धार्मिक संप्रदाय का उदय होता है विलियम मैकडूगल द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कौन किसके विरोध में उदय होता है। तो आपने देखा हो कि जब हम व्यवहारवाद पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने ये संरचनावाद और प्रक्रियावाद संप्रदाय के विरोध में व्यवहारवाद का उदय होता है। और व्यवहारवाद के विरोध में किसका उदय होता है, तो धार्मिक संप्रदाय का उदय होता है। तो धार्मिक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, विलियम मैकडूगल हैं। तो इसमें इतने ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। प्रेरिकीय संप्रदाय जिसे हम धार्मिक स्कूल कहते हैं, प्रतिपादक विलियम मैकडूगल जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। समय है 1908 में एक पुस्तक लिखी थी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टू सोशल साइकोलॉजी। इस बुक में उन्होंने धार्मिक संप्रदाय के बारे में औपचारिक शुरुआत की थी। 1905 में उन्होंने यानी 1908 में उन्होंने दूसरी बुक लिखी। 1905 में उनकी पहली बुक आई थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 1908 में लिखित बुक में उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों प्लस 14 संवेगों की विस्तृत चर्चा यानी व्याख्या दी है। और व्यवहारवाद के विरोध में किसका उदय हुआ है, तो धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ है। तो दोस्तों हमने जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके बारे में हमने जो 6 संप्रदाय के बारे में बताया था उसकी हमने पूर्ण रूपेण चर्चा कर ली है। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा या फिर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।